आज के लेक्चर में हम समझने का प्रयास करेंगे कि राज्यों का जो पुनर्गठन हुआ था वो बेसिकली 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों में उसका पुनर्गठन हुआ था भारत का। और वो किसकी सिफारिश पर हुआ था? फजल अली आयोग की सिफारिश पर। उसने अपनी रिपोर्ट 1955 में सौंपी थी और उसी के सिफारिश पर ही 7वां संविधान संशोधन 1956 हुआ बना था। तो उसने जो 4 क्षेत्रों में जो अलग अलग जो क्षेत्र थे, 4 का खा गा घा, तो इनको खत्म करते करके और ये 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए थे। अब इन्हीं 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश में आप देखोगे कि उसी में जम्मू कश्मीर भी था, उसी में उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब में बम्बई, तो ऐसे करके मद्रास, केरल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, बिहार, तो ये राज्य 14 थे और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन अब बात ये आती है कि इनको लेकर के पुनः फिर से मांग उठने लगी, क्योंकि ये काफ़ी बड़े क्षेत्र होते थे। क्योंकि भारत इतना बड़ा क्षेत्र है, तो भारत में जो 14 राज्य थे ये काफ़ी बड़े क्षेत्र होते थे। तो इसमें भाषा के आधार को लेकर के पुनः डिमांड होने लगी। और ये सबसे पहले अगर देखी जाए तो 1960 में यदि किधर होने लगी, ये होगी पश्चिम क्षेत्र में। जो भारत का पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र में जो पहले इधर कौन सा क्षेत्र पड़ता था? बम्बई राज्य। और बम्बई राज्य में ही पुनः इसमें मांग उठने लगी भाषा के आधार पर। बम्बई राज्य में भाषा के आधार पर उठने लगी, क्योंकि यहाँ पर लोग जो थे, कुछ लोग तो गुजराती थे, गुजराती भाषा बोलने वाले, ओके, तो उनकी अलग मांग होती थी। और कुछ लोग जो थे यहाँ पर मराठी भाषा वाले थे, तो इनकी अपनी डिमांड थी। क्योंकि इनके बीच में देखा जाए तो भाषा को लेकर काफ़ी गतिरोध था, आपस में द्वंद्वता थी, तो इनकी स्थिति में काफ़ी निरंतर प्रभावशील होती जा रही थी। तो अब बात यह आती कि इन्होंने सरकार से मांग की कि बम्बई राज्य को पुनः विभाजन किया जाए और इसे नए अलग अलग राज्यों का स्वायत्त दर्जा दिया जाए। ठीक, तो 1960 में क्या हुआ कि जो बम्बई राज्य था, इसको पुनर्विभाजित किया गया। तो इसको विभाजित करके एक तो ऊपर वाला जो क्षेत्र था गुजरात, राइट, गुजरात बना दिया गया था 1960 में। और 1960 में ही नीचे वाला जो क्षेत्र था वो था महाराष्ट्र का, वो महाराष्ट्र क्षेत्र में बदल दिया, महाराष्ट्र क्षेत्र राज्य बना दिया गया। तो 1960 में आपको देखो 2 राज्य ये बने थे बम्बई से तोड़ करके, क्योंकि बम्बई काफ़ी बड़ा पहले क्षेत्र हुआ करता था, ओके। तो उनसे यहाँ पर भाषा के आधार पर इसे भी 2 भागों में विभाजित कर दिया। गुजराती भाषा वाला जो गुजरात क्षेत्र कर दिया, और महाराष्ट्री जो मराठी भाषा बोलते थे उनको महाराष्ट्र क्षेत्र दे दिया, स्वायत्त राज्य का दर्जा दे दिया। तो इस प्रकार से बम्बई राज्य को 2 भागों में पुनः विभाजित कर दिया गया था, ओके। अब बात करते हैं जो विदेशी बस्तियां थी, यहाँ पर विदेशी बस्तियां भी थी। तो विदेशी बस्तियों में आप अगर देखोगे कि अंडमान निकोबार विदेशी बस्ती ऐसी थी जो 26 जनवरी 1950 को ही उसने अपना आत्मसमर्पण कर दिया था। यहाँ पर कौन सी सरकार होती थी? यहाँ पर डेनमार्क, यहाँ पर डेनमार्क का कब्जा था। तो डेनमार्क के जो लोग थे यहाँ पर रहते थे, तो उन्होंने तो इसे खाली कर दिया था 26 जनवरी 1950 तक। तो ये तो बस्ती जो थी, जो विदेशी बस्तियों के अधीन, ये जो डेनमार्क के अधीन जो अंडमान निकोबार जो क्षेत्र होता था, अंडमान निकोबार, इसे खाली करा दिया गया था। लेकिन और बस्तियां अगर देखी जाएं, जिसमें आप ले लो जैसे फ्रांसीसी के अंतर्गत जो बस्तियां होती थी, फ्रांसीसी जो लोग वहाँ पर बस्तियां करते थे, जिसमें जैसे चंद्रनगर, पश्चिम बंगाल का चंद्रनगर, ओके, कराईकल्च वाला जो क्षेत्र होता था, यनम का क्षेत्र, और इधर पांडचेरी ले लो, तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र पांडचेरी, इसी में आप माही क्षेत्र देखो, ओके। तो कराईकल है, यनम है, पांडचेरी है, माहे है, ये जो क्षेत्र थे ये फ्रांसीसियों के कब्जे में थे। फ्रांसीसियों से इस चीज़ की डिमांड की गई कि अब हम इन जो छोटे छोटे भागों में विभाजित जो टुकड़े हैं, यानी भारत के क्षेत्र हैं, इनको हम अपने में विलय करना चाहते हैं, उन्हें मिलाना चाहते हैं। तो फ्रांसीसियों से इनकी जब वार्ता हुई तो उस सरकार ने इस चीज़ के लिए सहमति दे दी कि हाँ ठीक है, हम आपके जो क्षेत्र हमारे कब्जे में हैं उनको हम छोड़ते हैं। तो फ्रांसीसियों से केवल कोई ज़्यादा यहाँ पर हिंसात्मक कोई चीज़ें नहीं हुई, सहमति के आधार पर ही परामर्श आपस में बातचीत हुई, और निश्चित रूप से फ्रांसीसियों ने ही इन क्षेत्रों को खुद ही छोड़ दिया था। ठीक, भारत ने कोई इतना ज़्यादा उस पर जोर पुरजोर नहीं दिया था, लेकिन बस नॉर्मल ही बातचीत हुई, और फ्रांसीसियों ने ये वाला जो क्षेत्र था, जैसे कि चंद्रनगर, कराईकल, यनम, जो पांडचेरी, माहे वाला, इसको क्या कर दिया, उन्होंने छोड़ दिया था। क्योंकि अगर आप देखोगे तो चंद्रनगर वाला जो फ्रांसीसियों के कब्जे में था, ये जो क्षेत्र था ये पश्चिम बंगाल से लगा हुआ था, राइट। और जब इनसे छुड़ाया गया
1954 में 1954 में उन्होंने छोड़ दिया था। तो चंद्रनगर वाला जो क्षेत्र था ये पश्चिम बंगाल में ही विलय कर दिया। ओके, ठीक। जबकि कराईकल जो क्षेत्र था, कराईकल और पांडिचेरी, इन दो क्षेत्रों को तमिलनाडु में मिलाने की बात हुई। ठीक, विलय नहीं किया था, इनको मिलाने की बात हुई थी, राइट। लेकिन कराईकल को बाद में मिला दिया था। लेकिन पांडिचेरी जो क्षेत्र था उसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। जबकि यनम जो था वो आंध्र प्रदेश का क्षेत्र था, आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में विलय किया गया। और माही जो क्षेत्र था केरल का, उसे केरल में विलय कर दिया गया था। तो इस प्रकार से जो फ्रांसीसी बस्तियां थीं, उन बस्तियों को भारत ने अपने ही क्षेत्रों में मिला लिया था, विलय कर लिया था। और उन्हें पांडिचेरी वाला जो क्षेत्र था, पांडिचेरी का जो क्षेत्र था, उसे अलग से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया था, राइट। तो इस आधार से आप समझ सकते हो कि जो पांडिचेरी वाला जो क्षेत्र था उसे अलग से केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया था। अब हम बात करते हैं पुर्तगाली। जो पुर्तगाली बस्तियां थीं वो भारत में कौन कौन क्षेत्रों में देखने को मिलती हैं। तो पुर्तगाली बस्तियां जो थीं, इधर आप देख लो पश्चिम क्षेत्र में, नीचे जो महाराष्ट्र से लगे लगे जो क्षेत्र हैं उसमें आप देखो गोवा वाला जो क्षेत्र है, दादर नगर हवेली और दमनदीप। दमनदीप, दादर नगर हवेली और गोवा वाला क्षेत्र, ये जो क्षेत्र थे, ये किनके अंडर में थे? ये थे पुर्तगाली शासक सरकार के अंडर में। और पुर्तगाली से जब इस चीज़ को लेकर डिमांड की कि आप मेरे क्षेत्र को छोड़ दीजिए, हम अपने में मिलाना चाहते हैं, तो पुर्तगाली इस चीज़ को लेकर के सहमत नहीं हुए, उन्होंने इस चीज़ से इनकार कर दिया। वो पुर्तगाली यही चाहते थे कि हम यहाँ पर शासन करेंगे, प्रशासन करेंगे अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि उनकी बस्तियाँ उनके अंडर में थी। लेकिन भारत सरकार नहीं चाहती थी कि ये अलग से यहाँ पर शासन प्रशासन करें, हम उन चीज़ों को अपने हमारा क्षेत्र है हम उसको विलय करना चाहते हैं। तो अब इनके बीच कन्फ्लिक्ट हो गया, सरकार और पुर्तगालियों के बीच। अब इतना इनको समझाया, पुर्तगाल को समझाया, लेकिन नहीं माने वो। लेकिन अंतिम रूप से भारत ने, सरकार ने क्या किया, क्योंकि इस समय अगर देखा जाए तो भारत सरकार के जो कमांडर थे, ठीक, तो वो थे आपके पीएन थापर थे, ये कमांडर थे, सेना कमांडर, राइट। जबकि इधर के आप देखोगे पुर्तगाल के, तो पुर्तगाल की तरफ से बसालो ई सिल्वा ये गवर्नर जनरल थे। इनके द्वारा यहाँ पर शासन चलाया जाता था भारत में, गोवा और दादर नगर हवेली, दमन और दीव पर। इनसे सरकार ने कहा, पुर्तगाली सरकार ने कहा कि आप मिट जाना, मर जाना, लेकिन उन्हें अपना जो क्षेत्र है देना नहीं है, राइट। चाहे मर भले ही जाओ, उनको अपना क्षेत्र नहीं देना है, राइट। तो अब क्या हुआ कि बात ये हुई कि अब मर मिटे की बात आ गई। तो इन दोनों के बीच देखना, बसालो ई सिल्वा, इसकी भी सेना थी, राइट, और भारत पीएन थापर इधर के कमांडर थे ही। तो इनके बीच में आपस में युद्ध हुआ, और युद्ध हुआ तो इतनी सेनाएं मारी गई, बहुत ज़्यादा सेनाएं भी मारी गई और लोग भी मारे गए। तो अंतिम रूप से इन्हें अपना समर्पण करना ही पड़ गया। और जब इन्होंने अपना समर्पण किया, राइट, वो समर्पण कब किया था? वो 19 दिसंबर 1961 में इन्हें अपना समर्पण करना पड़ा। किसे? बसालो ई सिल्वा को, राइट। और इन्होंने अपना समर्पण करके, और ये जो बस्तियां थीं जिसमें गोवा और दमनदीप, दादर नगर हवेली, ठीक, ये जो बस्तियां थीं इनको भारत सरकार ने इनके हाथों से छुड़ा लिया 1961 में। अब गोवा जो क्षेत्र था, दमनदीप और ये दादर नगर हवेली क्षेत्र था, यहाँ पर आप देखोगे तो ऑलरेडी बस्तियाँ थीं, तो बस्तियाँ तो छूट गई। अब बात ये आती है कि इनको क्या बनाया जाए। तो इनको लेकर के सरकार ने, आप देखोगे कि कोई जो क्षेत्र होता है जब किसी से छुड़ाया जाता है तो निश्चित रूप से वहाँ पर सीधा सीधा राज्य घोषित नहीं किया जाता, क्योंकि अगर राज्य घोषित करेंगे तो वहाँ पर राज्य सरकार स्थापित करनी पड़ेगी। लेकिन उन्हें सीधे सीधे, जब शुरुआत में क्या हुआ कि उन्हें जब छुड़ाया गया पुर्तगाल से, तो उन्हें गोवा जो क्षेत्र था इसे क्या बना दिया गया था? केंद्र शासित प्रदेश। इसे
केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। ओके, और इसे 1987 में पुनः राज्य का दर्जा दिया गया था। लेकिन इससे पहले ये केंद्र शासित प्रदेश था गोवा। गोवा इसके पहले जो क्षेत्र था वो केंद्र शासित प्रदेश था और इसे बनाया गया था 1962 में। 1962 में से केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। और दमन द्वीप ये तो केंद्र शासित प्रदेश थे ही। ओके, इन्हें भी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया, लेकिन जो गोवा था इसे भी केंद्र शासित का प्रदेश का दर्जा दिया गया था उस समय। ओके, अब बात ये करते हैं कि जो 1962 में ही इसी समय जो पांडिचेरी जो क्षेत्र था, पांडिचेरी जो क्षेत्र था जो फ्रांसीसियों से कब्जे में था, उससे जब छुड़ा दिया गया तो इसे भी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। और वो दर्जा दिया गया था 14वां संविधान संशोधन। 14वां संविधान संशोधन हुआ था 1962 में, तब इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था पांडिचेरी को। राइट, इसी के साथ साथ इन्हें भी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। तो इस प्रकार से केंद्र शासित प्रदेश भी काफ़ी हो गए थे। लेकिन एक तरफ देखोगे कि राज्य भी बनाए जा रहे थे, जैसे कि बम्बई से जो गोवा वो बना, आपका महाराष्ट्र बना, गुजरात बना। ओके, तो अब बात ये आती है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र देख लो। पूर्वोत्तर अगर क्षेत्र की बात की जाए तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे बड़ा क्षेत्र कौन होता था? असम वाला क्षेत्र, सबसे बड़ा यही क्षेत्र था। ओके, जो असम का जो क्षेत्र होता था, असम वाला, इसमें अगर आप देखोगे तो निश्चित रूप से ये बहुत बड़ा क्षेत्र था, क्योंकि इसमें नागा हिल वाला भी क्षेत्र पड़ता था। उधर आप देखोगे तो निश्चित रूप से ट्वेन सांग जो पहाड़ी क्षेत्र था, राइट, ट्वेन सांग पहाड़ी क्षेत्र यानी कि नागा हिल वाला भी क्षेत्र इसी में आता था। और ट्वेन सांग वाला भी क्षेत्र इसी में आता था। तो असम से इन क्षेत्र को अलग कर दिया, क्योंकि यहाँ भी अगर देखोगे तो नागा जो थे उनकी भाषा को लेकर के उन्हें भी अपने मतभेद होने लगे थे, क्योंकि नागा लोग जो थे वो डिमांड करने लगे थे अपने अलग राज्य की। क्योंकि नागालैंड जो राज्य बना था वो आपको 1963 में बना था, लेकिन इससे पहले असम में ही वो क्षेत्र था, वो पूरा असम में ही क्षेत्र था। जब इस चीज़ को लेकर के जब वहाँ पर जब ये वाले राज्य बने, जैसे कि बम्बई से तोड़ के जब गुजरात और महाराष्ट्र बना भाषा के आधार पर, तो एक तरफ उन्होंने भी डिमांड कर दी कि मुझे भी भाषा के आधार पर राज्य चाहिए। तो वहाँ की जो नागा हिल्स जो लोग हुआ करते थे, नागा बाबा जो माने जाते हैं वहाँ पे, वो वहाँ पे ज़्यादा हिंसात्मक गतिविधियाँ अपनाने लगे। तो इस वजह से असम से ही क्षेत्र को इसे अलग कर, जो नागा हिल क्षेत्र और ट्वेन सांग क्षेत्र, इसको अलग से एक नागालैंड का है, नागालैंड अलग से इसे दर्जा दे दिया गया था। और 1963 में ये नागालैंड का अलग से दर्जा दे दिया गया था। अब बात करते हैं इसके बाद पश्चिम क्षेत्र की। पश्चिम क्षेत्र में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर पंजाब वाला जो क्षेत्र था, पंजाब वाला क्षेत्र था, ये काफ़ी बड़ा क्षेत्र था, क्योंकि इसमें आप देखोगे सबसे ज़्यादा अगर इधर का क्षेत्र था वो ऑलरेडी ही पाकिस्तान में चला गया था, सिंध प्रांत पूरा पाकिस्तान में चला गया था। पंचनद वाला जो क्षेत्र था वो भी एक प्रकार से पाकिस्तान में ही काफ़ी क्षेत्र चला गया था। तो भारत के पास इसका बहुत कम क्षेत्र बचा था। ठीक, तो पंजाब क्षेत्र में आप देखोगे तो यहाँ भी काफ़ी लोग जो थे, सिख भी थे, हिंदू लोग भी थे। और इसमें सिख लोग यानी कि जो सिख लोग थे पंजाब में, वहाँ पर वो भी लोग रहते थे। तो यहाँ पर पंजाब जो क्षेत्र था, ठीक, पंजाब जो क्षेत्र था, इसी पंजाब क्षेत्र में आप देखोगे कि हिंदी भाषा और पंजाबी भाषा, इन दोनों के बीच में आपस में मतभेद होने लगा भाषा को लेकर। क्योंकि यहाँ हिंदी भाषा यानी कि हिंदू लोग बोलते थे, पंजाबी भाषा सिख लोग बोलते थे। तो वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा रहते थे वो सिख लोग रहते थे, हिंदू लोग कम थे। ठीक, तो वहाँ पर जो पंजाबी भाषा जो लोग था, इनका एक अपना दल था, वो था अकाली दल। क्योंकि अकाली जो दल था, ये दल अगर देखा जाए, ठीक, अकाली जो दल देखा जाए तो ये पंजाब के ही जो सिख लोग हुआ करते थे, जो देखे जाए जो वहाँ पर जो धर्म था, सिख धर्म था, उनके ही द्वारा जो अंतिम गुरु थे उनके द्वारा ही अकाली दल की जो स्थापना की गई थी। बाद में यही दल अकाली दल के रूप में परिवर्तित हुआ था। ठीक, तो यही अकाली दल था, ये भाषा के आधार पर ही डिमांड करता था कि हमें पंजाब राज्य स्वायत्त क्षेत्र चाहिए, हमें स्वायत्त राज्य चाहिए। और क्योंकि इस समय पंजाब राज्य में हिंदी वाले भी लोग रहते थे, पंजाबी भी लोग रहते थे, तो इनके बीच में भी इस भाषा को लेकर के मतभेद होता था। क्योंकि आपस में इनके भी देखी जाए तो
धर्म की सांप्रदायिकता को लेकर के काफ़ी इनके बीच गतिविधियाँ होती थी। तो सरकार ने इस चीज़ को मद्देनज़र देखते हुए इसे भी भाषा के आधार पर ही पंजाब को दो भागों में विभाजित किया और एक को पंजाब में बदल दिया गया और दूसरा जो था इसी का क्षेत्र था वो हरियाणा। तो हरियाणा में ही इसी का राज्य बनाया गया था। तो आप देख सकते हो पंजाब और हरियाणा दो ऐसे स्वायत्त राज्य अलग से बनाए गए। हरियाणा में देखोगे तो यहाँ हिंदू धर्म लोग रहते हैं, हिंदू धर्म क्षेत्र था, और पंजाब जो क्षेत्र था यहाँ पे सिख लोग। तो इस प्रकार से पंजाब और हरियाणा ये दो राज्य फिर से स्वायत्त क्षेत्र बनाए गए पश्चिम क्षेत्र में, राइट। तो यहाँ पर अब बात ये आती है कि चंडीगढ़ भी था। तो चंडीगढ़ यहाँ पर देखोगे तो इन्हीं से तोड़ करके दोनों, क्योंकि इनकी एक राजधानी थी, पंजाब हरियाणा की एक राजधानी चंडीगढ़ बनाई गई ना। तो ये क्यों बनाई गई थी? क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा देखा जाए तो यहाँ पर चित्रकारी, वास्तुकारी यहाँ पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है चंडीगढ़ में, राइट। तो चंडीगढ़ एक ऐसा क्षेत्र था वहाँ पर जो काफ़ी समृद्ध क्षेत्र था, ठीक। तो इसलिए पंजाब की राजधानी भी चंडीगढ़ कर दी और हरियाणा की राजधानी भी चंडीगढ़ ही कर दी। क्योंकि चंडीगढ़ देखा जाए तो वहाँ पर आप देखोगे तो एक छोटा सा क्षेत्र देखने को मिलता है। हरियाणा की भी वही राजधानी है और पंजाब की भी उन्हीं राजधानी है चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ ही चंडीगढ़ है ही। तो इसलिए चंडीगढ़ था, काफ़ी बड़ा क्षेत्र नहीं है, ज़्यादा छोटा ही क्षेत्र है। बस ये है कि वहाँ पर ये चंडीगढ़ जो बनाया गया था वो यही था कि इसलिए बनाया था कि वो एक तो समृद्ध क्षेत्र था, वास्तुकार की तरीके से समृद्ध क्षेत्र था, लेकिन वहाँ पर आप देखोगे तो पंजाब अपने में चाहता था इसे, ये क्षेत्र हमारे में हो जाए, हरियाणा अपने में चाहता था, लोग वहाँ के अपने में चाहते थे। तो इनके बीच मतभेद होने लगा। तो इसके लिए पंजाब इन्होंने क्या किया, सरकार ने ना इनको दिया ना इनको दिए, इसको अलग क्षेत्र बना दिया, वो केंद्र शासित के करीब कब्जे में कर दिया, राइट। और ये जो लोग थे, ठीक, इनकी जो राजधानी राज्य थे, इनकी राजधानी जो थी उसको चंडीगढ़ दोनों को बना दी गई ताकि ये दोनों की संतुष्टि बनी रहे कि ठीक वो क्षेत्र हमारे में है, लेकिन इनके बीच कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होता है, राइट। तो इसलिए देखोगे तो आप पंजाब और हरियाणा दो स्वायत्त क्षेत्र अलग से और बना दिए गए थे। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं ऊपर, ठीक। आप देखोगे उत्तर क्षेत्र में ऊपर जाओगे तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश जो क्षेत्र था, पहले ये केंद्र शासित प्रदेश था, मैंने बताया था आपको, ठीक। जो 6 केंद्र शासित प्रदेश थे उसमें हिमाचल प्रदेश भी एक केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन इसे 1971 में इसे भी राज्य का दर्जा दे दिया गया था। अब बात करते हैं इससे क्या होता है 1972 के। 1972 में मणिपुर वाला जो क्षेत्र है, आप देखोगे इधर वाला जो असम का जो क्षेत्र, पहले असम ही हुआ करता था इतना बड़ा क्षेत्र, ठीक है। तो इससे पहले चीज एक और समझ लो, 1969 में आप देखोगे कि जो मेघालय वर्तमान का क्षेत्र है, ओके, मेघालय क्षेत्र वो भी पहले असम का ही हिस्सा था। तो असम के अंतर्गत बहुत सारे हिस्से आते थे, पूरा क्षेत्र असम का ही आता था, बहुत बड़ा क्षेत्र था ये। तो यहाँ पर जो पहाड़ी क्षेत्र था जहाँ पे गारो है, खासी, ये जयंतियाँ जो हैं, गारो खासी जयंतियाँ हैं, ये पहाड़ियाँ हैं। तो यहाँ पर जो लोग थे चकमा लोग, ठीक, चकमा लोग थे, ये अपने अलग से डिमांड करने लगे राज्य की, ये हंगामा करने लगे वहाँ पर, क्योंकि ये चाहते थे कि हम उस क्षेत्र में नहीं जाना चाहते हैं। असम का बड़ा क्षेत्र था तो इनके बीच भी गतिरोध होने लगा था। तो चकमा लोग जो वहाँ के रहते थे, पहाड़ी क्षेत्रों में रहते थे, चकमा जनजाति जो थी, तो इनकी डिमांड की गई थी चकमा लोगों की। तो इनकी चकमा जो लोग थे वहाँ पर वो ज़्यादा हिंसात्मक गतिविधियाँ अपनाने लगे, वो भी चाहते थे कि हमें भी अलग से एक राज्य का डिमांड की जाए। तो इनकी बेस पर वहाँ पर गारो खासी जयंतियाँ हैं, वहाँ पर इनको क्षेत्र को मिला करके, क्योंकि ये लोग थे उसी क्षेत्र के आसपास रहते थे, तो ये गारो खासी जयंतियाँ मिलाकर एक क्षेत्र बना दिया गया था, एक स्वायत्त क्षेत्र दर्जा दिया गया था, वो दिया गया था मेघालय का, राइट। और मेघालय जो क्षेत्र था इसे कब बनाया गया था, इसे बना दिया था 1969 में। चलिए, तो 1969 में किसे बनाया था, मेघालय को। अब बात ये आती है कि इसके ऊपर अगर 1972 में अगर देखोगे तो 1972 में भी जो मणिपुर है और त्रिपुरा है, इन्हें भी राज्य का दर्जा दिया गया था। मणिपुर और त्रिपुरा है, इन्हें भी राज्य का दर्जा दिया गया था।
क्योंकि बड़ा क्षेत्र था, जब इनको विभाजित किया गया तो फिर काफ़ी बड़ा असम क्षेत्र था, तो इन्हें भी तोड़ा गया। तो मणिपुर और त्रिपुरा, इन्हें भी राज्य का दर्जा दिया गया था। इन दोनों को अलग से स्वायत्त राज्य का दर्जा इन्हें भी उन्हें कर दिया गया था कि चलो ठीक है कि अब ये असम जो क्षेत्र है काफ़ी ज़्यादा बड़ा क्षेत्र है, इसे भी अलग अलग छोटे क्षेत्रों में विभाजित कर दिया जाए, ताकि यहाँ की शासन प्रशासन व्यवस्था है और लोगों की जो जागरूकता, यानी कि लोग जो हिंसात्मक गतिविधियाँ अपना रहे हैं उसमें भी कहीं ना कहीं नियंत्रण किया जा सके। इस हेतु मणिपुर त्रिपुरा को भी अलग से एक राज्य के दर्जा दिए गए। अब बात करते हैं कि ऊपर वाला अगर आप देखोगे, पश्चिम बंगाल से ऊपर का जो देखोगे अरुणाचल प्रदेश से लगा क्षेत्र है, ओके, तो वहां पर आप देखो कि सिक्किम एक क्षेत्र पड़ता है आपके। तो सिक्किम जो क्षेत्र था ये भारत में कैसे आया, पहले अब सिक्किम को थोड़ा समझ लेते हैं। सिक्किम वाला जो क्षेत्र था ये भारत में कैसे आया। सिक्किम पे पहले ये सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, ठीक, ये भारत का हिस्सा नहीं था 1975 से पहले, क्योंकि उस समय यहाँ पर शासन हुआ करता था चोंग्याल शासन, चोंग्याल राजा थे, ठीक, ये ज़्यादा बड़ा क्षेत्र नहीं था, चोंग्याल शासन यहाँ पर राज करते थे। तो चोंग्याल की जो जनता थी, ठीक, वो सरकार घाई निहारती थी कि कहीं ना कहीं मुझे भी भारत में शामिल कर लिया जाए। तो यहाँ का जो राजा था वो ज़्यादा कोई वैसा नहीं था, ना कोई निरंकुशवादी और ज़्यादा कोई पावरफुल नहीं था, केवल नॉर्मल ही राजा था चोंग्याल। तो यहाँ की जो जनता थी वो यही चाहती थी कि मुझे भी भारत में ही शामिल कर लिया जाए। तो इसके लिए जब इनसे बात की गई, वहाँ के राजा से बात की गई, तो उन्होंने इस चीज़ के लिए हाँ कर दिया था, मना नहीं किया था, हाँ उन्होंने कर दिया था। लेकिन उन्होंने एक बात कही थी कि अगर अभी हम अपनी डिमांड को रखेंगे, लेकिन आगे चलकर जब हमारा चोंग्याल शासन जब खत्म हो जाए, क्योंकि खत्म होने ही वाला था, तो उन्होंने ये कहा था कि हमें अपना एक संबंध राज्य मतलब बना लीजिए, अभी पूर्ण राज्य नहीं, भारत में शामिल नहीं होंगे, केवल जब तक हमारा शासन राज्य मतलब वहाँ चोंग्याल खत्म नहीं हो जाते, क्योंकि वो लास्ट अंतिम अवस्था में था ही। तो वहाँ पर उन्होंने देखा जाए तो जो आप देखोगे संशोधन हुआ था इसके लिए वहाँ पर 35वां संशोधन हुआ, 35वां संशोधन 1974, ठीक, ये 35वां संशोधन 1974 हुआ। तो इसके आधार पर ही उसे टूका, यानी कि उसे अलग से संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया था। संबद्ध राज्य का मतलब, संबद्ध राज्य का एक ऐसा मतलब होता है कि हाँ तुम हमसे जुड़े हुए हो, तुम हमारे भारत के हिस्से भले ही नहीं हो, लेकिन हाँ मेरे आप मुझसे जुड़े हुए हो, मुझसे अलग नहीं हो, ठीक, आने वाले समय में हमारे हो सकते हो, ये चीज़ें होती हैं संबद्ध राज्य की। तो उसे सिक्किम राज्य को 35वां संशोधन 1974 में ही टूका जोड़ा गया, और 10वीं अनुसूची भी, राइट, 10वीं अनुसूची जो थी उस समय इसी के लिए जोड़ी गई थी, सिक्किम के लिए, राइट। तो इसे टूका और 10वीं अनुसूची में ही इसे संबद्ध राज्य का दर्जा दिया गया था सिक्किम को। फिर इसके बाद क्या हुआ कि बाद में जब वहाँ पे जनमत संग्रह कराया गया, जनमत संग्रह, तो जनमत संग्रह पे जनता ने ही किसे सपोर्ट किया, भारत को सपोर्ट किया। जब भारत को सपोर्ट किया तो फिर इसके लिए अलग से एक संशोधन और हुआ, 36वां, ठीक, 36वां संशोधन जो हुआ था 1975 में। तो 1975 में ही इसे राज्य का दर्जा दे दिया गया था, किसे, सिक्किम को। 1975 में सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, और वहां पर जो चोंग्याल शासन था उसे खत्म कर दिया गया था, राइट। और टूका जो ये थे, देखो ये टूका अनुसूची, ये टूका था, और 10 अनुसूची 10वीं ये निरस्त हो गई थी। लेकिन जो वर्तमान की जो अब देखोगे 10वीं अनुसूची वो दल बदल से है। ये अनुसूची जो सिक्किम राज्य थी ये खत्म कर दी गई। टूका जो था, जो अनुच्छेद दिया था सिक्किम के लिए संबद्ध राज्य का, उसे भी समाप्त कर दिया गया। तो इस बेस पर आप देख सकते हो कि जो 36वां संशोधन हुआ था 1975 में, सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। तो किस वजह से इसे अलग से जोड़ दिया गया था। 36वां जब संशोधन हुआ था इसे 371 चा, ठीक, और 371 चा जो देखोगे का, खा, गा, घा, चा है, इन्हें अलग से स्टेटस दिया जाता है,
स्टेटस इन्हें अलग से दिया दिया जाता है ताकि वहाँ की राज्य की जो प्रणाली है, वहाँ की शासन व्यवस्था है, उसमें मेंटेन किया जा सके। ठीक, वहाँ का स्टेटस अलग तरीके का दिया जाता है, उनको अलग से दर्जा दिया गया था 371 में। उम्मीद करते हैं आपसे ये चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी कि किस प्रकार से सिक्किम को भी अपने भारत में ही विलय कर लिया गया था अंतिम रूप से। अब बात हम करते हैं इसी में कि जो नेफा वाला जो क्षेत्र था, जो नॉर्थ ईस्ट जो फ्रंटियर एजेंसी, आप देखोगे असम का ही क्षेत्र था, काफ़ी बड़ा क्षेत्र था, जहां अरुणाचल प्रदेश वाला आप क्षेत्र देख लो इसी में आता था, और मिजोरम का क्षेत्र, राइट। तो नेफा वाला जो क्षेत्र था, इसे गठित अंग्रेजों के समय हुआ था, ये इसे है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, राइट। तो इसे ही देखो नेफा को, इस नेफा को, ये असम का ही क्षेत्र था नेफा वाला, असम काफी बड़ा क्षेत्र था उस समय, तो इसे भी दो भागों में विभाजित कर दिया गया। ठीक, इसे नेफा को, असम को तो असम ही क्षेत्र रहा, इसके बाद इसे दो राज्य और बनाए गए। वो बनाए गए ऊपर वाला क्षेत्र देखोगे जो सिक्किम से लगा हुआ अरुणाचल प्रदेश नागालैंड के बीच है, ऊपर असम के ऊपर वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश बनाया गया, और नीचे का जो क्षेत्र है आप देखोगे इधर वाला मणिपुर से नीचे लगा लगा मिजोरम, इसे भी स्वायत्त राज्य का दर्जा दिया गया था। तो इस प्रकार से आप देख सकते हो नेफा को भी तोड़ करके दो राज्य बनाए गए, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम। और अंतिम रूप से आप 1987 में अगर आप देखोगे तो जो गोवा था, जो पहले कौन सा था, केंद्र शासित प्रदेश था, ये केंद्र शासित प्रदेश आप देखोगे कब बनाया गया था, 1962 में। फिर उन्हें से 1987 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था, क्योंकि कोई भी बस्ती अगर जैसे किसी के कब्जे में होती है, अगर उसे छुटाते हैं तो 100% है उस पर केंद्र शासित प्रदेश ही उसे बनाते हैं। क्यों? क्योंकि उसे तुरंत राज्य का दर्जा नहीं देते हैं, क्योंकि उस पर केंद्र का सीधा सीधा नियंत्रण होता है। तो केंद्र का अगर वहाँ पर हस्तक्षेप रहेगा तो कहीं ना कहीं वहाँ की जो बस्ती है वो नियंत्रण में रहेगी और उसे सरकार अपने अकॉर्डिंग चलाएगी। लेकिन बाद में लगता है सरकार को ये भी राज्य होना चाहिए, तो वो फिर अपना राज्य बना लेती है। तो इस आधार पर आप समझ सकते हो कि कैसे नेफा को भी, गोवा को भी फिर अलग से 1987 में दर्जा दिया गया था। अब बात आती है 2000 में क्या हुआ था, 13 साल के बाद 2000 में आप देखोगे एमपी वाला जो क्षेत्र था मध्य प्रदेश से, इसे तोड़कर क्या बनाया गया, छत्तीसगढ़, राइट, इसे तोड़कर छत्तीसगढ़ बनाया गया। और बिहार का जो क्षेत्र था, बिहार वाला, इससे तोड़कर झारखंड बनाया गया। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है, यूपी वाला उत्तर प्रदेश, इसे तोड़कर ऊपर वाला क्या, उत्तरांचल, वर्तमान में ये उत्तराखंड है, उत्तरांचल उस समय था, या आप उत्तराखंड लिख लो। चलिए, तो ये जो क्षेत्र थे तीन, इन तीन जो राज्य थे, देखो छत्तीसगढ़, झारखंड और ये उत्तराखंड, ये तीन जो राज्य थे ये 2000 में बने थे। मध्य प्रदेश से तोड़कर छत्तीसगढ़ बनाया गया था, बिहार से तोड़कर झारखंड बनाया गया था, और उत्तर प्रदेश से तोड़कर उत्तराखंड या अरुणाचल, या आप बोल सकते हो उस समय उत्तरांचल जो नाम इसका रखा गया था, तो उत्तरांचल भी उसी समय 2000 में बनाया गया था। अब 2014 में देखो, 2014 में आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बनाया गया। ओके, अब आंध्र प्रदेश की पहले राजधानी क्या होती थी, हैदराबाद, और तेलंगाना की भी उसी राजधानी बना दी गई। लेकिन अब राजधानी आप देखोगे तो हैदराबाद की जो है अमरावती है, ठीक, अमरावती राजधानी हो गई है इसकी, अभी हैदराबाद है तेलंगाना की। तो 2014 में तेलंगाना हुआ। अब 2019 में आप देखोगे, 2019 में जो जम्मू कश्मीर वाला जो क्षेत्र है, 370 जो धारा हटा के यहाँ पर दो केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, एक जम्मू कश्मीर क्षेत्र और एक लद्दाख। तो इस प्रकार से 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश जो थे वो 2019 तक थे। लेकिन बात अब क्या हुई कि दोबारा से आप देखोगे 26 जनवरी 2020 को
26 जनवरी 2020 को जो दादर नगर हवेली और दमन दीप थे, दादर नगर हवेली और दमन दीप, इनको एक किया गया था, इन्हें विलय कर दिया गया, दादर नगर हवेली और दमन दीप को। तो इस प्रकार से जो अब वर्तमान में देखोगे तो वर्तमान में इस समय 28 राज्य और 8 ही केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ओके, चलिए, तो केंद्र शासित प्रदेश तो आप जानते ही हो कि इस पर सीधा सीधा केंद्र का ही नियंत्रण होता है और संसद को पावर होती है 239A जो है ना, ये संसद को पावर देती है केंद्र शासित प्रदेश में उनको उनकी बस्तियों को लेकर या उनकी संसाधनों को लेकर कैसे उपयोग किया जाए, या वहाँ पर जो शासन प्रशासन है वो कैसे चलाया जाए, तो वहाँ संसद को 239 से पावर देता है। चलिए, तो आशा करते हैं आपको ये चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं कि जो नाम चेंज हुए हैं, बहुत सारे नाम चेंज हुए थे राज्यों के, जैसे कि 1950 में पहले कौन था, संयुक्त प्रांत था। 1950 तक कौन था, ये संयुक्त प्रांत होता। तो 1950 में संयुक्त प्रांत जो क्षेत्र था इसे क्या नाम दिया गया, उत्तर प्रदेश यानी यूपी नाम दे दिया गया। इसके बाद 1969 में मद्रास क्षेत्र जो था, मैंने आपको बताया था मद्रास 14 राज्यों में था, तो इसे फिर अलग से क्या बनाया गया, तमिलनाडु, तमिलनाडु नाम दिया गया। ओके, इसके बाद आप देखोगे 1973 में जो मैसूर क्षेत्र था, मैसूर, इसे कर्नाटक का नाम दिया गया। ओके, फिर दिल्ली क्षेत्र देखो, दिल्ली जो 1992 दिल्ली वाला जो क्षेत्र है इसे वर्तमान में अब एनसीआर बोलते हैं, नेशनल कैपिटल रीजन जो क्षेत्र है, यानी कि राष्ट्रीय जो क्षेत्र है, जो वहाँ पर राजधानी क्षेत्र है, राष्ट्रीय राजधानी जो क्षेत्र है दिल्ली, एक्चुअली उसका अब ये नाम हो गया एनसीआर। और 2006 में जो उत्तरांचल जो थे, जो 2000 में टूटा था, किससे टूटा था बताया था आपको अभी मैंने, उत्तर प्रदेश से, तो उत्तरांचल जो बना था इसे 2006 में उत्तराखंड नाम दिया गया। और जो उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है, ओके, 2011 में उड़ीसा वाला जो क्षेत्र है, उड़ीसा वाला क्षेत्र, इसको नाम दिया ओडिशा, ओडिशा। ठीक है, ये तो बेसिकली नाम हम तो चेंज सरकार करते ही रहती है, और ये तो आप देख सकते हो कि फैक्चुअल नॉलेज है, कभी कोई पूछ देता है एग्जाम में, तो इस अकॉर्डिंग आप ये लिख सकते हो। चलिए, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ें स्पष्ट हो गई होंगी। तो वर्तमान में जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, और इन पर सरकार किस प्रकार से अपना शासन प्रशासन करती है। चलिए।